नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप डाउटफुल वाली कंडीशन में हो कि हमने अभी आरओ दिया है और कुछ पता नहीं लग रहा कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, डाउटफुल कंडीशन है और सभी के साथ ऐसा है, ठीक। तो अब आगे हम पेट दें कि पीसीएस दें कि अदर एग्ज़ाम दें। अदर एग्ज़ाम में आपका बिहार भी आ गया और एलटी ग्रेड वगैरह जो भी है। अगर आपकी पीसीएस की बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि देखो पीसीएस में वैसी है, आयोग क्वेश्चन सही से बनाता है नहीं, ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप इस पे जाइए प्रॉपर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हम चांस नहीं गंवाना चाहते, तो सबसे पहले आपको पेट देना पड़ेगा। पेट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी पेट के लिए, मैथ डीआई वगैरह, वरना बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है ना। ऊपर से इसमें जीएस एक स्टेप नीचे ही है, बात करूं तो, ठीक। तो आज से हम लोग पेट का पूरा सिलेबस रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसा होगा मैं बता दूं। जो भी सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियल सिलेबस, उसी के अनुसार चलना है अपने को। कुछ भी इधर उधर रॉकेट साइंस नहीं करना, ठीक है। तो जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसी को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे बस, ठीक है। क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा डिटेल एक एक करके प्रॉपर तरीके से कवर करें, ठीक है। ये टाइम जो बचा है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। रिवीजन आपने जीएस पढ़ा है, उसी को थोड़ा सा शार्प और करना है अच्छे से। क्यों शार्प करना है? क्योंकि पेट में आपको पता है कि अब ऑप्शन 5 आते हैं, ठीक है ना। जो ई ऑप्शन जुड़ गया है उसकी वजह से भी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा रोल निभाएगा ऑप्शन ई। खैर, तो रिवीजन करेंगे वो भी पूरा टॉपिक वाइज जीएस का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री में आपको पता है कि जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद वैदिक सभ्यता है, उसके बाद बौद्ध है, जैन है, ठीक है। उसके बाद मौर्य है, गुप्त है। तो शुरुआत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से करेंगे। आपने तमाम बार सिंधु घाटी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे केवल हम लोग मेनली जो पॉइंट है उनकी बात करेंगे, ठीक है। चूँकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अगर पॉइंट आता हो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो उसको नोट डाउन करना है, ठीक। कोई भी क्वेरी होती है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, इसके बाद कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आते हैं, फिक्स है, चूँकि सिलेबस में दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो कुछ सभ्यताएं हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं बता दूं। देखो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना, ठीक है। मैं आराम से पढ़ाऊंगा लेकिन वीडियो को फास्ट कर लेना आप लोग। जैसे मैं बात करूं, एक सभ्यता है, पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। एक सभ्यता पढ़ी होगी मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। एक सभ्यता जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और एक सभ्यता है चीन की सभ्यता। हो सकता है मिलान करने को आ जाए। ये सभ्यताएं किन नदियों के तट पर हैं? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है भाई दजला फरात, दजला फरात नदियां, जैनी को यूक्रेटस या यूक्रेट्स और टिग्रिस या टिग्रेस नदी भी कहा जाता है, ठीक है। फारस खाड़ी में गिरती है नदियाँ, मैंने आपको नदियों वाले पार्ट में बताया हुआ है। मिस्र की सभ्यता की बात करेंगे, नील की नदी, नील नदी के तट पे है, ठीक है ना। सारी नदियों को भी हम लोग जियोग्राफी में देखेंगे, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी, और चीन की सभ्यता पीली नदी। पीली नदी या इसी को वांगवो नदी कहा जाता है। ये रहा, क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो लिपि कैसी है सिंधु घाटी सभ्यता की।
डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, देख लीजिएगा। और बात भी हम लोग केवल फैक्ट की ही करेंगे, क्योंकि पेट में फैक्ट ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। वही फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है और फैक्ट ही डिफ़िकल्ट होंगे, देख लीजिएगा। लिपि की बात करें तो लिपि कैसी है? अब लिपि में कई प्रकार से है। देखो लिपि इसकी ऐसी है, कुछ इस प्रकार से, आपने देखा होगा बुक में, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार की लिपि है तो इसको हम लोग कहेंगे भाव चित्रात्मक। ये प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। भाव चित्रात्मक लिखा हुआ मिलेगा, या चित्रात्मक, केवल चित्रात्मक आ सकता है। सांप के आकार का है तो सर्पिलाकार भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको गौमूत्री लिपि भी मिलेगा, गौमूत्री लिपि, ठीक। और एक जो लास्ट में है बूस्टोफेडम, ब्रूस्टोफेदम लिपि, ठीक है ना। बूस्टोफेदम क्या है कि दाएं से शुरू होकर बाएं आई, फिर बाएं से शुरू होकर दाएं, इस हिसाब से। भाई मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं तो ब्रह्मी है, ऐसे लिख रहे हैं खरोष्टी है, लेकिन ये वाली जो होगी ना, ये वाला डायग्राम, तो इसको कहेंगे बूस्टोफेदम। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर लिपि ऐसी उटपटांग है तो किसी ने पढ़ा, लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, तो बिल्कुल लिपि पढ़ने का प्रयास, लिपि पढ़ने का प्रयास किया था एक विद्वान थे बेडेन नाम के, बेडेन, ठीक है। और दूसरे थे, जब भारतीय थे, अगर प्रथम भारतीय पूछ ले तो बता देना है नटवर झा। मतलब आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, तो बेडेल। और ये से पूछ लेगा कि सिंधु घाटी लिपि पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया था, नटवर झा। लेकिन दोनों ही असफल हुए, असफल। आपको पता है कि इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो दोनों असफल हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग अगर बात करें मेनली, तो कुछ इसके अतीत की बात कर लें कि कैसे क्या हुआ, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। मैं हेडिंग डाल दूं, सिंधु सभ्यता का अतीत, ठीक। अब देखिएगा पहला पॉइंट, 1826 ईस्वी में एक नाम मिलता है चार्ल्स मेसन। इनका एक लेख आता है, उसमें प्रकाशित होता है कि भारत में हड़प्पा नामक एक प्राचीनतम नगर होने का उसमें उल्लेख किया जाता है। चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रकाशित लेख में प्राचीनतम नगर का उल्लेख, एक प्राचीनतम नगर है ऐसा उल्लेख किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1851 और 1853 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत नाम पढ़ा होगा लेकिन कनिंघम का, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया सबसे पहले, ठीक है। और इन्हीं अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या मैं यहाँ लिख दूँ ए कनिंघम ने 1856 में, भाई 53 तक सर्वेक्षण कर लिया, और 1856 में हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। समस्या ये है कि इन्होंने ये तो कर लिया कि चलो कुछ प्राचीनतम नगर है, लेकिन खुदाई वगैरह नहीं करवाई। इस वजह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाया था स्टार्टिंग में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ए कनिंघम। वो समझा कौन बाद में, दयाराम साहनी वगैरह, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये क्वेश्चन आया भी है, पीसेस वगैरह में आ चुका है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये पॉइंट कौन सा था, दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की बात करें, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि 1856 के करीब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है उस समय। भाई रेलवे का काम, रेलवे की शुरुआत 1853 में हो चुकी थी, आपको पता है। रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और इस समय जो रेलवे के अधिकारी हैं जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, बर्टन ब्रदर्स, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन, अच्छी बुकों में ये काफ़ी नाम मिलता है आपको, ठीक है। अगर आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो ये नाम मिलेगा। तो जॉन बर्टन, विलियम बर्टन का संबंध किससे है ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जॉन बर्टन, विलियम बर्टन, इन्होंने आदेश दिया कि भाई जो हड़प्पा के टीले हैं ये थोड़ा बीच में आ रहे हैं तो इनकी थोड़ा खुदाई करवाओ। क्यों? रेलवे लाइन बिछानी है। तब जाके ये सभ्यता प्रकाश में आई कायदे से 1856 के करीब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, के आदेशों पर हड़प्पा की ईंटें निकाली गईं जिससे यह सभ्यता प्रकाश में आई। अब यह सभ्यता प्रकाश में आ चुकी है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे 1861 के करीब। इस समय कौन है? कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग वायसराय है, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, बेसिक पॉइंट है। इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसको कहा जाता है? ए कनिंघम को कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं इसी प्रकार के, ठीक है ना, कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हो गई, लेकिन भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, अगर यहाँ सर्वेक्षण जुड़ जाए तब आप 1861 नहीं करोगे, फिर 1904 करोगे, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो जनक किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक ए कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलता रहा मामला और 1904 में एक मिनट रुकिएगा। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, अब देखो सर्वेक्षण आ गया, ठीक है, बस यही हो सकता है पूछ ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण जुड़ गया है, ठीक है, और इसकी स्थापना होती है और भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक बनाए जाते हैं, महानिदेशक, वो कौन बनते हैं? जॉन मार्शल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा वायसराय कौन है या गवर्नर जनरल कौन है, तो 1904 में कौन है? लॉर्ड कर्जन है, बंगाल विभाजन हुआ था इस समय, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जॉन मार्शल के निर्देशों में ही या निर्देशन में ही फिर 1920 और 1921 के दौरान दयाराम साहिनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का कायदे से उत्खनन करवाया, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका एक बेसिक पॉइंट चला आता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसके नामों की चर्चा कर लें जरा, ठीक है। नाम का मतलब आपको पता है कि इसे हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम लोग
हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम लोग सिंडन सभ्यता भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों, 4 नाम क्यों? ठीक है, देखिएगा अच्छे से। सिंधु सभ्यता सबसे पहले जॉन मार्शल ने दिया, ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल ने दिया। ठीक है, कि भाई ये जो सभ्यता है इसको सिंधु घाटी के किनारे है तो सिंधु सभ्यता बोला जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा सभ्यता, चूंकि हड़प्पा पहला साक्ष्य है, ठीक है ना, मतलब जो प्रथम उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता। मान लो पहले अगर उत्खनन मोहनजोदाड़ो का होता तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता बोल देते, चूंकि हड़प्पा का उत्खनन हुआ सबसे पहले, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंडन सभ्यता, चूंकि सबसे पहले यहाँ पर कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य, सबसे पहले कपास के साक्ष्य मिले हैं, इस वजह से सिंडन सभ्यता कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो घाटी जुड़ गया यहाँ पे, ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो मैक्सिमम, मान लीजिए मैं अगर बताऊं, ये मान लो ऐसे एक हिस्सा बना दिया मैंने भारत का, ये रहा पाकिस्तान और ये कुछ इस प्रकार से ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, जब आज़ाद हुआ तो हड़प्पा यहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है, चुनुदुरो यहाँ पे है, ठीक है, और सुरतगोई चंडीगढ़ यहाँ पे है। तो मैक्सिमम चीज़ें भारत से हट गई। अब जब भारत से चली गई, हड़प्पा का जो साक्ष्य मिला था बॉर्डर के उस पार चली गई, तो भारत में भी कुछ उत्खनन शुरू हुए। जब उत्खनन शुरू हुए तो भारत में भी आपको पता है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब के पास काफ़ी चीज़ें मिली। तो जब उत्खनन हुए, यहाँ भी चीज़ें मिली, तो कहा गया कि इसको हम ना क्या नाम दें। चूँकि सिंधु सभ्यता पहले नाम जा चुका है पाकिस्तान के पास, तो हम लोग क्या नाम दें? तो हम लोग ये काम करते हैं, घाटी जोड़ देते हैं। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, घाटी जोड़ देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये किसने बोला? डॉक्टर रफ़ीक मुगल, नाम मिलता है डॉक्टर रफ़ीक मुगल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मिलान करने को आ सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट और। कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक है? देखिएगा, ये जो है ये पॉइंट, तो सबसे ऊपर जो मिलता है ना, या मैं इसको ऐसे ना बता के पूरा मैप पे बताऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, समझ में अच्छे से आएगा। मान लीजिए किसी ने ना पढ़ा हो तो उसको भी समझ में आ जाए। मैप बनाना आता है सबको, मैंने पहली बार कह दिया था कि मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग बनाना सीख लें। ठीक है ना, बेसिक मैप, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं। ये है, देखिए। ठीक, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसके कोने पे बिंदुओं की बात करूं तो सबसे ऊपर, यानी कि ऐसे पूछेगा कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम क्षेत्र कौन सा है, तो ये है भाई मांडा। है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर है। अगर और लोकेशन पूछ ली तो अखनूर में है, जम्मू कश्मीर के अखनूर में पड़ता है ये, अखनूर। ठीक, बस इतने, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा। दक्षिण की बात करें तो भाई दक्षिण वाला हिस्सा कहाँ पे है? ये इसको बोलते हैं दईमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। प्रवरा या प्रवरा नदी के किनारे है। ये याद रखना, अगर प्रवरा नदी ऑप्शन में नहीं आता है तो गोदावरी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। ठीक है,
इधर इधर बताओ भाई, सबसे पूर्वी क्षेत्र, तो ये है, इधर मैं बता दे रहा हूँ, ये है आलमगीरपुर। कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी में कहाँ पर बताओ? मेरठ में है। और ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी किनारे है। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर आओ, ये क्या है भाई साहब? ये है सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान, दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी। ठीक है, ठीक है। और क्या पढ़ना है? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो दूरी है ये 1600 किलोमीटर की है, ये वाली। और ये जो दूरी है ये है 1400 किलोमीटर की। यानी कि पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से ज़्यादा है। और ये आपको स्टेटमेंट में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं अब, और आगे अब हम लोग देख लेते हैं एक पॉइंट कि 4 प्रकार की यहाँ पर प्रजातियों के साक्ष्य मिलते हैं। प्रजातियों के साक्ष्य क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं भाई? तो पहली प्रजाति है जिसको बोला जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। क्या प्रश्न आएगा ये बताते हैं। दूसरी प्रजाति अगर बोल दें तो भूमध्य सागरीय, इसी को द्रविड़ कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा है प्रजाति है। तीसरी बात करें तो अल्पाइन, ये सब साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। चौथी बात करें मंगोलियाड। प्रश्न आएगा कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से प्रजाति नहीं, या कौन से प्रजाति के साक्ष्य नहीं मिले थे? ठीक, 4 मिले थे। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रजाति के साक्ष्य मिले थे? है ना, तो कई प्रजाति दे देगा, फिर ऑप्शन दे देगा 1 और 2 कि 1 और 3 की सभी, इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रश्न डिफिकल्ट जो बनाएगा तो वो ऑप्शन के बेसिस से ही बनाएगा, और कोई रास्ता है नहीं पेट में। ठीक है। सर्वाधिक साक्ष्य इसके मिले हैं। ठीक है ना, सर्वाधिक पूछेगा सर्वाधिक किसके मिले, तो इसके मिले हैं, भूमध्य सागरीय या द्रवण वाले का। ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक पॉइंट और जोड़ के टाइम लिख दूं कि भाई टाइम बताइए, तो 2350 BC से 1750 BC, ये टाइम किसके अकॉर्डिंग है? ये है कार्बन 14 के अकॉर्डिंग, यानी कि कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, ये ध्यान रखना, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग मैंने टाइम बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का 2350 से 1750 BC। और मैंने आपको पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था उसमें बताया था कि कार्बन 14 कैसे काम करता है, रेडियो कार्बन 14 कैसे करता है। ठीक है, कि इससे हम पता लगा सकते हैं। और कार्बन 14 या रेडियो कार्बन पद्धति की खोज किसने की थी? तो बिलियर्ड्स F लिब्बी ने की थी, ये भी मैंने बताया था आपको। खैर, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे साक्ष्यों पर, कि भाई देखो सबसे पहला जो खोज हुई है वो ये हड़प्पा की। हड़प्पा क्लियर है? तो अब हड़प्पा के बारे में काफ़ी डिटेल हम लोग देखेंगे अपने हिसाब से। सबसे पहले खोज ना बोल के उत्खनन बोल दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। उत्खनन 1921 में दयाराम साहिनी। है कहाँ पर? पंजाब प्रांत, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और पंजाब प्रांत के
गोमरी जिला है, साहिवाल के पास, वहीं पर है। रावी नदी के किनारे है, मेनली पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 बार उत्खनन हुआ है इसका। किसका? हड़प्पा का। 3 बार उत्खनन हुआ है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा का उत्खनन में साथ नहीं दिया, या निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा का उत्खनन नहीं करवाया। किसने करवाया है? 3 नाम कौन कौन है भाई? एक नाम तो हमें पता चल रहा है कि 1921 में दयाराम साहनी। दूसरा नाम 1926 में माधो स्वरूप वत्स। तीसरा नाम 1946 में मार्टिन व्हीलर। ठीक है, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों याद करना है। दयाराम साहनी से अब काम नहीं चलने वाला। ठीक है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा तो ये 2 एक्स्ट्रा नाम हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें कि अगर स्टेटमेंट भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कि अब देखो आरओ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि हो सकता है आ जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता या क्या, ऐसे क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी नगर एक ही भाग थे, उसके 2 भागों में विभाजित नहीं था? ठीक है, या एक भाग में विभाजित था, 2 भाग में विभाजित था, 3 भाग में विभाजित था? देखो एक तो था ही, 3 भी था धौलावीरा, लेकिन 2 भी था हड़प्पा। ठीक है, तो बताऊं मैं लिखूं उसके बाद समझ में आएगा। हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था। सिंपल पॉइंट। ये 2 भाग कौन कौन से हैं वो देखना अच्छे से। एक भाग को कहेंगे इधर पश्चिमी टीला, अब इसी को कहा जाता है दुर्ग टीला। एक भाग था पूर्वी टीला, इसको कहा जाता है नगर टीला। एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूर्वी टीले को दुर्ग टीला नहीं कहा जाता, नगर टीला कहा जाता है। ठीक है, 2 था, ठीक है, 2 भाग में था। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि जो पश्चिमी टीला था इसको दुर्ग टीला कहा जाता है। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग एक महल समझो, है ना। दुर्ग को एक महल समझो। महल में कौन रहेगा? आम नागरिक बिल्कुल नहीं, प्रशासनिक वर्ग के लोग। ठीक, और नगर टीला, नगर में कौन रहेगा? तो भाई सामान्य जनता, सामान्य जनता। ठीक, स्टेटमेंट में ध्यान रखना कि ये जो पश्चिमी टीला है ना, इसी को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। पूछेगा कि बताओ हड़प्पा नगर के पश्चिमी टीला को माउंट एबी निम्नलिखित में से किसने कहा है, या माउंट एबी की संज्ञा किसने दी है? तो मार्टिन व्हीलर ने दी है। ठीक है, ऑप्शन में आएगा दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिन व्हीलर या जॉन मार्शल। मार्टिन व्हीलर टिक करके आना है। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हालांकि पूर्वी और पश्चिमी अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, उनको बताना चाहिए, लेकिन मैं साक्ष्य इकट्ठे बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना डिटेल आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं और 1 नंबर मिलने वाला है या 2 नंबर मैक्सिमम। ठीक है ना, तो इतना डिटेल नहीं आने वाला। फिर भी साक्ष्य से इम्पोर्टेंट साक्ष्य में बात करूंगा। किसकी साक्ष्य बात हो रही है? तो ये हड़प्पा की। गेहूं, जौ,
के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, ठीक है। और प्रशासनिक वर्ग के भवन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। श्रमिक आवास, मजदूरों के आवास, इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। एक गोलाकार चबूतरा, ईंटों से बना हुआ गोलाकार चबूतरा, अब ईंटों से बना होगा, सीमेंट थोड़ी ना बना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे आमने सामने गलियों में खुलते थे। एक नोट करने वाली बात है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता में मैंने जैसे बताया कि आमने सामने गलियों की ओर खुलते थे। पूरे हड़प्पा सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का एक ही ऐसा मतलब स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, वो है लोथल, ठीक है। तो लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एक ही स्थल है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बात करें तो जो सड़कें थी एक समकोणाकृति की थी, ठीक है, और इसको ग्रिड पद्धति भी कहा जाता था, यानी कि सड़क ऐसी थी, एक ये सड़क गई है, एक ये सड़क गई है, बिल्कुल चौकंडी, एक ये ऐसे है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है ग्रिड पद्धति, ठीक है ना, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक पॉइंट है। आगे बात करें नगर टीले से दो प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। एक कब्रिस्तान है एच कब्रिस्तान और एक है R37 कब्रिस्तान। कई जगह RS37 लिखा हुआ है, RS37, तो ये गलत है, दो मिले हैं, ठीक है ना, संख्या में दो हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दूँ हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हरियूपिया। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है, कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट सबसे बड़ा हड़प्पा ही है, ठीक है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। यहाँ पे लिख दूँ स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मूर्ति या जिसकी पृथ्वी देवी, क्या बोला जाता है, पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी, उर्वरा देवी की मूर्ति मिली है। आगे बात करें सर्वाधिक अभिलेख
युक्त मोहरें। देखो अभिलेख नहीं मिला है, ठीक है ना, ये मत समझना अभिलेख नहीं, मैं हटा देता हूँ इसको, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें होती हैं, सर्वाधिक मोहरें ऐसे लिख लो, सर्वाधिक मोहरें। अभिलेख युक्त का मतलब होता है मोहरे पे कोई ना कोई लिखा हुआ है। सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। बिना धड़ की एक पाषाण मूर्ति मिली है, ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ये हो गया हड़प्पा, ठीक। अब इसके बाद टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला, फटाफट से करते हैं। अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है देखिए। पहली बात तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है ना, वो होता है मृतकों का टीला, ठीक है। सिंध का नखलिस्तान, याद रखना, पूछेगा कि बताओ सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, ठीक है। उत्खनन 1922 में, राखलदास बनर्जी ने किया, ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं कुछ प्रमुख साक्ष्य की बात करूं, तो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, तो भाई एक तो सबसे बड़ा साक्ष्य है कि बृहद स्नानागार, इसकी लंबाई चौड़ाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कभी आया नहीं है ना आएगा भी। एक इम्पॉर्टेंट पशुपतिनाथ की मोहर भी प्राप्त हुई है। तीसरा एक दाढ़ी मूछ युक्त राजा की प्रतिमा, आपने इस प्रतिमा को देखा होगा कई बार, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वो। उसके बाद अगर बात करें, देखो साक्ष्य बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। एक कांसे की नृत्य रत्न नारी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। उसके बाद बात करें हाथी का कपाल। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि शायद मैंने वहाँ उल्टा लिखवा दिया है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जब सर्वाधिक मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है फिर, ये हड़प्पा में मैंने लिखवाया ना कहीं, ये सर्वाधिक मोहरें, तो इसको काट लीजिए और यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है। अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से, लेकिन सर्वाधिक मोहरें आ जाए तो मोहनजोदड़ो से। क्लियर है।
आगे बात करते हैं, नोट करने वाला एक पॉइंट है, पूछेगा कि ये बताओ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, स्टेटमेंट आएगा तो स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है, स्टुअर्ट पिगट। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चुनूदड़ो। खोज 1930 के करीब एनजी माजुमदार के द्वारा उत्खनन हुआ, खोज हुई है कहाँ पर। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सिंध प्रांत में स्थित है। तो सिंध प्रांत में ध्यान रखिएगा ये भी है, और सिंध प्रांत का मतलब है सिंधु नदी किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे ये भी है, और मोहनजोदड़ो भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा कहाँ है, पंजाब प्रांत में है। सिंध प्रांत सिंधु नदी किनारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर था। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन गया। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर का मतलब है फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, तो वह है चुनूदड़ो। ठीक है, साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं वो देखें। साक्ष्य की बात करें तो लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। हाथी का खिलौना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाथी दांत का पैमाना, हाथी का खिलौना, ये सब अलग अलग है। तो हाथी खिलौना साक्ष्य चुनूदड़ो से। ठीक है। वक्राकार ईंटें, स्याही का दवाद। ठीक है, यहां से मिला है। एक चीज और ध्यान रखना, चुनूदड़ो से झूखर झाखर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। चुनूदड़ो से झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। झूकर झांगर संस्कृति का मतलब होता है ग्रामीण और नगरी दोनों संस्कृति। लेकिन सबको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है, नगरी सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता है। शायद मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, बेसिक पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। प्रथम क्या है, नगरीय सभ्यता है। ठीक, झूकर झाकर संस्कृति का मतलब वही है कि नगरीय और ग्रामीण दोनों सभ्यता मिलती है। कहाँ पर, चुनूदड़ो में। क्लियर हो गई बात यहाँ से। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैंने कहा ना अब आगे टाइम नहीं लगेगा, तो आगे हम लोग चलें। ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। आगे लोथल, कहाँ है लोथल, गुजरात। उत्खनन 1954, रंगनाथ राव। भोगवा नदी किनारे है।
साक्ष्य क्या मिले हैं भाई? चक्की के 2 पार्ट, ठीक। बार माप तौल का जो पैमाना है वो मिला है। यहीं पर लिख लीजिए हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना मिला है। गोदीवाड़ा बंदरगाह, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नाव के साक्ष्य, नाव के साक्ष्य। हालांकि नाव के साक्ष्य आपको यहाँ से ही मिलते हैं। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। शायद मैंने नहीं बताया है, नहीं बताया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाव के साक्ष्य। तो नाव के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से भी मिलते हैं और लोथल से भी मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो पेट 2022 में ये पूछा गया है कि गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है। तो याद रखना गोदीवाड़ा बंदरगाह लोथल से मिला है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पेट में ही आया हुआ है, ठीक। एक आध और अगर साक्ष्य हम लोग लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे नाव के साक्ष्य हो गए। फारस की मोहर, फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक और ले लें इम्पोर्टेंट, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का मतलब है ऑपरेशन, ठीक। तीन युग्मित शवाधान के साक्ष्य ये मिला है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। बाकी घरों के दरवाजे जो है पीछे की ओर खुलते हैं, लेकिन लोथल ये कैसा है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। आगे चलते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। वैसे 1951 अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया, ठीक है। घग्गर नदी, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ, ध्यान रखिएगा, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ। आगे चलते हैं, इसी के बारे में कुछ और फैक्ट देखें इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को युग्मित राजधानी किसने बोला था? स्टुअर्ट पिगट ने। लेकिन ध्यान रखना, अब 2 राजधानी हो गई। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा, ये किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने।
यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य देख लेते हैं फटाफट से। कुछ साक्ष्य फिक्स होते हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ जुता हुआ खेत, कांच की चूड़ियाँ, हालांकि यहाँ से शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ऊंट के प्रथम साक्ष्य, ऊंट के प्रथम साक्ष्य, ठीक है। बस आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है साक्ष्य में। विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व के पहले भूकंप के साक्ष्य कहां से मिलते हैं पूछेगा तो कालीबंगा टिक करना है। क्लियर हो गया, कालीबंगा टिक करना, विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बनावली। लोकेशन सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बनावली कहाँ पे है तो ये हरियाणा, हरियाणा के भी हिसार में है ये, ठीक है। घग्गर नदी, खोज उत्खनन यहाँ का नहीं पूछा जाएगा, फिक्स है। साक्ष्य की बात करो सीधे, तिल की खेती के साक्ष्य, तिल के साक्ष्य भाई साहब सबसे पहले बनावली। सबसे अच्छे उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य, अगर पूछे पहली बार जौ के साक्ष्य वो तो हड़प्पा में मिल चुके, लेकिन उत्तम किस्म के पूछे तो बनावली है, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहां पर लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां पर नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है। नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है तो भाई साहब वो बनावली है। एकमात्र स्थल है, इंपॉर्टेंट ये है कि एकमात्र स्थल। अब चूंकि एकमात्र है तो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से नए नए, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, आगे हम लोग देखेंगे सुत कोटदा, सुत कोटरा। एक मिनट रुकिएगा, सुत कोटडा, सुत कांगेडोर, सुत कोटदा, कंफ्यूजन में नहीं होना। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में, ठीक है। सुत कोटदा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के भी कच्छ रन के पास। साक्ष्य घोड़े के अस्थि पंजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है यही, घोड़े के अस्थि पंजर। तराजू के दो पलड़े पूछेगा, तराजू के साक्ष्य, तराजू के दो पलड़ों के साक्ष्य सुत कोटरा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है? सुत कोटरा एकमात्र स्थल जहां से
सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब पतन होना शुरू हुआ उसके साक्ष्य मिलते हैं सुदकोटरा से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, बिल्कुल आगे चलते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ है भाई साहब? रोपड़ है पंजाब। सतलज नदी। साक्ष्य की अगर बात करें, मानव के साथ कुत्ते के सावधान के साक्ष्य, धान की भूसी, ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा की बात करें, गुजरात। ये धौलावीरा के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है मनहर और मानसर नदियों के संगम पर है। ठीक है ना, धौलावीरा गुजरात में। इंपॉर्टेंट है धौलावीरा काफ़ी। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिएगा। पहले मैं कुछ साक्ष्यों की बात कर लूं। प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य, नहर या बांध के साक्ष्य, जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था किसमें थी? धौलावीरा में। तीन भागों में बटा था। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो तीन भागों में बटा था, धौलावीरा। सबको पता होगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं, सूचना पट के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, जिस पर, अब सूचना पट है तो कुछ लिखा होगी सूचना, जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अंकित थी। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो बूस्टर ऑफ वेदा मैंने बताई थी, वही चीज़ें लिखी हुई थी सूचना पट में। कहाँ से मिला? धौलावीरा से। क्लियर है। आगे चले तो आगे हम लोग चलते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज डॉक्टर रफ़ीक मुगल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में है। सबसे बड़ा स्थल है। देखो ये मत कह देना सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा होगा, चूंकि वो तीन भागों में है, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा स्थल पूछे तो राखी गढ़ी करना है। क्लियर है। उसके बाद आलमगीरपुर
हालांकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और पेट में यूपी स्पेशल है नहीं, ठीक है ना, यूपी स्पेशल का तो है नहीं सिलेबस, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग यूपी में पूछा जा सकता है। ठीक, खोज यज्ञदत्त शर्मा, मेरठ यूपी, हिंड नदी किनारे। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर, ये लिख सकते हो। घाटी का सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर। यहां तक बात क्लियर है और यहां तक मेनली हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इतना ही है, ठीक है, पेट के अकॉर्डिंग इतना ही है। अगर पीसीएस के थ्रू जाते हो थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा और करनी पड़ेंगी इसमें, वरना इतना ही है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल बताया है। और अगर आप साक्ष्यों को रटने में आओगे तो एक क्षेत्र में, एक स्थल में इतने साक्ष्य हैं कि आप नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है, और ना पूछा जाता है उतना, सिंपल इतना ही है। कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की हम लोग बात कर लें लास्ट में, एक्स्ट्रा फैक्ट, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये लिख सकते हैं हम लोग कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि मात्र सत्तात्मक समास था यहाँ पर, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह, पीपल की पूजा, हालांकि पीपल वृक्ष गलत दिख गया, शुद्ध वर्तनी नहीं है ये, पीपल, पीपल की पूजा पूछा जाता है ये कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ की पूजा होती थी, तो पीपल की पूजा, ठीक है ना। पीपल को वट भी कहा जाता है, तो वट भी आ सकता है, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह किससे मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रथम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखो तांबे के पता था, तांबे का हमें पता था, टिन का हमें ज्ञान था, सोने का ज्ञान था, सोना मतलब सोना नहीं है, स्लीपिंग नहीं, सोना, सोना चांदी, ठीक है, सोना हमें पता था, इसमें चांदी का ज्ञान था यहाँ पर, ठीक। शिलाजीत, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहीं पर आप देख लो, जैसे तांबे की बात करूं तो खेतड़ी राजस्थान है, टिन सुरतगोई सुंडीगार्क ये अफगानिस्तान में है, ठीक है ना, इतना पूछा नहीं जाता। और सोना वही कोलार हट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है, चांदी भी जावर की खान है, और शिलाजीत भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो लोहा है, लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा जो आया है वो वैदिक काल में आया है, तो हम जो आगे वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल अपने सिलेबस में है पेट वाले में, तो वहाँ जब पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं लोहा कहाँ पे है, खासकर उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना चीज़ें कवर हो गई हैं और जो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता शुरू किया था वो समाप्त हो गया है, ठीक है। इतना ही है, इतना ही बार बार पढ़िए, यहीं से प्रश्न बनेंगे, ठीक। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई है जहाँ से प्रश्न बन सकता है, जो कि ऑप्शन 5 है, इस वजह से बार बार रिवीजन करना है। PYQ आप देख लेना एक बार, ठीक है ना, PYQ देख लेना, बाकी इतना ही है, ठीक है ना। UPSSC के PYQ आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक ये होता है एंड। इस पर काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, पहले बता दूँ, मैंने उतना ही बताया है जितना पेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर का है, आना एक ही प्रश्न है, इस वजह से ज़्यादा इसे बर्डन नहीं लेना है, ठीक। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जुड़ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम यूपी रेगुलर क्लासेस के नाम से ही है, जिसको ना पता हो देख लेना, ठीक है। अगले टर्न पे चलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे,
यानी कि कुल मिला के हमको 1 महीने के अंदर पूरा टॉपिक कवर करना है, पूरा सिलेबस रिवीजन करना है। सबसे जल्दी जियोग्राफी कवर होगा क्योंकि इसमें मैं केवल मैप में पूरी चीज़ें बताऊंगा, उसमें लिखना नहीं रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और अपना फीडबैक ज़रूर देना इसमें।